एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी। ठीक है, आपको आपकी बुक में पेज नंबर 92 पर एक कविता दी गई है, सर्दी आई। ठीक है, तो हम इसे करेंगे आज। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। इसमें क्या कहा गया है? सर्दी आई यानी कि सर्दियाँ आ गई है, ठंड की पहने वर्दी आई यानी कि यहाँ पर सर्दी में जो ठंड है उसे, सर्दी को क्या कहा गया है कि ठंड की पहने वर्दी आई, क्योंकि सर्दी में क्या होती है, ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसमें कहा है कि ठंड की पहने वर्दी आई। चारों तरफ ठंड ही ठंड है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे पतले तगड़े। सबने, इसने क्या कहा कि सबने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे कपड़े पहने हैं ना, चाहे वो कोई दुबला पतला यानी कि कमजोर इंसान हो, चाहे वो कोई मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा इंसान हो, सभी ने बहुत सारे कपड़े पहने हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। अब इसमें उसने क्या कहा कि नाक क्या हो गई, सर्दियों में नाक लाल हो जाती है ना ठंड की वजह से। सुकड़ी सबकी ना चाल हो गई यानी कि सब क्या करते हैं, ठंड की वजह से सिकुड़ के चलते हैं ना, यानी कि बहुत सारे कपड़े पहनकर और ठंड में कैसे कितना मतलब सिकुड़ के चलते हैं। ठीक है, झुक कर के, और एक अपना हाथ जो है वो अपने पॉकेट के अंदर डाल लेते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है उसने कि नाक जो है वो सबकी लाल हो गई है ठंड की वजह से, और सभी क्या कर रहे हैं, सुकड़ कर चल रहे हैं यानी कि सबकी जो चाल है वो सुकड़ी हो गई है। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि सब क्या कर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं और कांप रहे हैं। ठंड हो जाती है, ठंड के मौसम में ठिठुरने लग जाते हैं ना लोग, कांपने लग जाते हैं। और दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, और जब दौड़ते हैं तो साथ में क्या हो जाते हैं, हाँफ जाते हैं। ठीक है, हाँफने लग जाते हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। सर्दियों के दिनों में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि अगर हम धूप में बैठते हैं तो भी सर्दी लगती है, और छाँव में बैठते हैं तो भी सर्दी लगती है। ठीक है, अगर धूप में बैठेंगे तो भी सर्दी लगेगी, और छाँव में बैठेंगे तो सर्दी तो लगी हीगी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अब वो क्या कह रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड आ गई है कि बिस्तर के अंदर भी सर्दी लग रही है और बिस्तर के बाहर भी सर्दी लग रही है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, यानी कि बाहर भी सर्दी है और घर के अंदर भी सर्दी है। पैरों में भी सर्दी लग रही है और सर में भी ठंड लग रही है, इसीलिए हम पैरों में क्या पहनते हैं, जुराब पहनते हैं, और सर में टोपी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। यानी कि वो अब क्या कह रहा है कि इतनी सर्दी जो है, यानी कि इतनी ज़्यादा ठंड जो है वो किसने कर दी है, जो अंडा होता है उसकी भी जो जर्दी होती है वो भी जम जाएगी, यानी कि अंडा जो है वो भी जम जाएगा। इतनी ज़्यादा सर्दी किसने कर दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। अब वो कह रहा है कि सारे बदन में क्या हो गई, ठिठुरन यानी कि पूरा शरीर क्या हो रहा है, ठंड के मारे कांप रहा है। जाड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मौसम बेदर्दी यानी कि जो जाड़े का मौसम, यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा बेदर्दी होता है, क्योंकि उस मौसम में क्या होता है, सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कहीं बाहर नहीं जा पाते ठंड की वजह से, और ना ही कोई काम हो पाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम करेंगे पाठ नंबर 11, मीरा बहन और बाघ। ठीक है, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। यानी कि यहाँ पर जो मीरा बहन है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। और गांधी जी के जो विचार थे, ठीक है, गांधी जी के जो विचार थे उन पर, गांधी जी के विचारों का इतना ज़्यादा असर हुआ मीरा बहन पर कि उन्होंने क्या किया, मीरा बहन ने अपना घर बार छोड़कर वो कहाँ पर आकर रहने लगी, भारत में आ गई। अपने माता पिता को भी छोड़ आई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद उन्होंने, मीरा बहन ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश का जो एक पहाड़ी गांव है वहाँ पर गेवली नाम का जो आश्रम है वो किसकी स्थापना किसने की थी, मीरा बहन ने। ठीक है, उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। उस आश्रम में मीरा बहन क्या करती थी, पशुओं को
पालती थी, तो उनका बहुत सा समय जो था वो क्या होता था, वहाँ पर पशुओं को पालने में, उनकी देखभाल करने में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। उस गांव में, गेवली गांव के आसपास जो जंगल थे, उन जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। ठीक है, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। तो बच्चों, पहाड़ी गांव जो होते हैं, यानी कि जो गांव पहाड़ों पर होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, जो बाघ होते हैं उनका डर जो है वो हमेशा बना रहता है। क्योंकि क्या हो रहा है, आजकल जंगल बहुत ज्यादा कट रहे हैं ना, तो जंगल कटने के कारण क्या हो जाता है, बाघ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वो शिकार की तलाश में कई बार गांव में भी आ जाते हैं। ठीक है, गेवली गांव में एक बार यही हुआ, वहां पर भी बाघ आ गया। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। उस बाघ ने क्या किया, जंगल को छोड़कर वो गांव की तरफ आ गया और गांव में उसने क्या किया, शिकार करके एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही सुबह हुई, ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि बाघ ने एक गाय को मार दिया। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। जब गांव वालों को ये खबर मिली, जब गांव वालों को पता लगा कि गांव में आकर एक बाघ ने एक गाय को मार डाला, तो गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए। ठीक है, और वो इस बात से डर गए कि कहीं ये बाघ फिर से आकर गांव के किसी अन्य पालतू पशु को ना मार दे या फिर किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो गांव के लोग इकट्ठा होकर कहाँ गए, मीरा बहन के पास आश्रम में गए और उन्हें अपनी क्या बताई, चिंता बताई, यानी कि गांव में जो हुआ उसके बारे में बताया। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो गांव के लोगों ने क्या सोचा कि उस बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। उन्होंने क्या किया, बाघ को कैद करने के लिए एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी, ताकि क्या करे, बाघ जो है वो उस बकरी को देखकर उस पिंजरे के अंदर आ जाए उसे मारने के लिए। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। तो गांव वालों ने क्या योजना बनाई थी कि जब बकरी आवाज करेगी, मैं करेगी, तो बाघ जो है वो उसकी आवाज सुनकर उसे मारने के लिए उस पिंजरे के अंदर आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वो दरवाजा झटके से बंद हो जाए। और उन्होंने उसका दरवाजा, पिंजरे का दरवाजा इस तरीके से बनाया था कि बाघ के घुसने से वो दरवाजा जो है वो झटके से बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। शाम होने तक, यानी कि शाम होने से पहले पहले उन्होंने उस पिंजरे को कहां पर रख दिया, जहां पर बाघ ज्यादातर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। जो मीरा बहन का गोपाल आश्रम था वो जगह उससे दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। जैसे ही रात बीती, सुबह हुई, गांव के सभी लोग निकल पड़े पिंजरा देखने कि पिंजरे में बाघ फंसा या नहीं फंसा। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा जो है वो बंद पड़ा है और वो सोचने लगे कि बाघ जो है वो पिंजरे में बंद हो गया है, फंस गया है, और वो बहुत ज्यादा खुश हुए। ठीक है, लेकिन जब वो पिंजरे के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, पिंजरे में बाघ नहीं था। लेकिन लोग चकित थे। लोग क्या हो गए, बहुत हैरान हो गए ना कि पिंजरे का दरवाजा तो बंद है लेकिन पिंजरे के अंदर बाघ नहीं है। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। जब लोगों ने देखा कि पिंजरे के अंदर तो बाघ है ही नहीं, तो पिंजरे का दरवाजा बंद कैसे हो गया, तो लोग मीरा बहन के पास गए। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। जब लोग गए वहां पर तो उन्होंने मीरा बहन से जब कहा कि भाई आश्रम तो उसके पास ही है, तो शायद आपको पता हो। तो उन्होंने जब पूछा तो मीरा बहन ने क्या कहा, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कराई। तो मीरा बहन ने क्या कहा कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी,
मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। वो बोली कि मैं ये सोच रही थी कि बाघ को हम धोखा देकर क्यों फंसाए, इसीलिए मैं वहां पर गई पिंजरे के पास और पिंजरे का दरवाजा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो मीराबाई ने क्या किया बच्चों, वहां पर वो गई उस पिंजरे के पास और उन्होंने उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाघ उसके अंदर ना जाए। अब है कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। अब कहानी हमने पढ़ी तो इस कहानी में क्या बताया कि बाघ एक बहुत ही खतरनाक जानवर है ना, वो किसी को भी मार देता है। तो नीचे हमें कुछ जानवरों के नाम बताए हैं, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जानवर खतरनाक है और क्यों खतरनाक है। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग, इनमें से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है? बताओ आपके अनुसार क्या चीज इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। इनमें कोई भी चीज अपने आप में खतरनाक नहीं है। अगर इनका इस्तेमाल हम सावधानी से करें तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी सी असावधानी हुई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए तौर पर बिजली को लें, थोड़ी सी असावधानी होने पर हमें करंट भी लग सकता है। बिल्कुल सही बात है ना। इनमें से कोई भी चीज जो है वो खतरनाक नहीं है। अगर हम इनका इस्तेमाल जो है पूरी सावधानी के साथ करेंगे तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से अगर हम थोड़ी सी भी असावधानी दिखाकर अगर काम करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है ना, हमें चोट पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बिजली को लें, अगर हम बिजली की तार को उदाहरण के रूप में लेते हैं तो अगर हम असावधानी दिखाते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, करंट भी लग सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से कोई भी चीज जो है वो नहीं है खतरनाक। उसके बाद है मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। अब हमें सोचकर बताना है कि मीराबाई ने क्या किया था, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया था ना वहां पर जाकर। तो जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो वो बहुत उदास हुए होंगे कि मीराबाई ने गांव उसका पिंजरे का दरवाजा बंद क्यों कर दिया। तो हमें बताना है कि गांव वालों ने क्या सोचा होगा। ठीक है, गांव के लोगों ने मीरा बहन से इस प्रकार कहा होगा, बहन ये आपने क्या कर दिया, बड़ी मेहनत से हमने बाघ को फंसाने के लिए पिंजरा बनाया था। बाघ अक्सर गांव में घुस आता है। पहली बार तो वह गाय को खा गया, दूसरी बार हो सकता है गांव के किसी आदमी पर धावा बोल दे। हिंसक जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता, अतः उनके प्रति दया दिखाना बिल्कुल अनुचित है। गांव के लोगों ने क्या कहा होगा कि मीरा बहन आपने ही क्या कर दिया। ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी से कहते हैं, किसी ने अगर कोई काम ऐसा किया हो जो नहीं करना चाहिए था हमारे अनुसार, तो हम उसे कहते हैं ना कि तुमने ये क्या कर दिया। तो वैसे ही गांव वालों ने सोचकर कहा होगा कि मीरा बहन आपने ये क्या कर दिया, इतनी मेहनत से हमने बाघ के लिए क्या बनाया था, पिंजरा बनाया था ना उसको फंसाने के लिए, और आपने क्या किया, उसको बंद कर दिया दरवाजे को। बाघ अक्सर गांव में घुस आता है। पहली बार तो वह गाय को ले गया और दूसरी बार क्या पता गांव के किसी आदमी पर धावा बोल दे। हिंसक जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, इसीलिए हमें उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए। तो उन्होंने, गांव वालों ने मीरा बहन से ये सब कहा होगा। ठीक है, उसके बाद है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर या भालू। अब इनमें से क्या क्या खतरनाक हो सकता है? भैंस खतरनाक हो सकती है? नहीं हो सकती ना भैंस खतरनाक, क्योंकि भैंस को तो लोग पालते भी हैं। उसके बाद चीता, हाँ चीता खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो क्या करता है, जानवरों को भी मार सकता है और इंसानों को भी। बकरी नहीं हो सकती, कुत्ता भी नहीं हो सकता खतरनाक, बिल्ली भी नहीं हो सकती और चूहा भी नहीं हो सकता। सांप खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब सांप काटता है और वो जहरीला होता है तो कोई भी इंसान मर सकता है। उसके बाद है बिच्छू के अंदर भी जहर होता है, इसीलिए वो भी खतरनाक है। कछुआ नहीं होता खतरनाक, केंचुआ भी नहीं होता, तिलचट्टा भी नहीं होता और कबूतर भी नहीं होता। भालू खतरनाक होता है क्योंकि भालू जो क्या करता है, इंसानों पर कभी भी हमला कर सकता है। ठीक है,
जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? उपरोक्त जानवर जिनके नामों पर हमने गोले लगाए हैं वो जानवर तब खतरनाक होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं। ठीक है, अगर हम उनके पास जाएं और उन्हें ना छेड़े, चुपचाप खड़े रहें, तो वो हमें कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है वो वहां से चले भी जाएं, लेकिन अगर हम उन्हें छेड़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उसमें बाहर क्यों नहीं निकल पाता? आप बताइए। आपने अपने घर में देखा होगा चूहे को एक पिंजरे में बंद करने के लिए एक पिंजरा लगाया जाता है, तो वो पिंजरे का दरवाजा जो है वो अपने आप बंद हो जाता है। तो वो दरवाजा कैसे बंद हो जाता है? कैसे चूहा उसके अंदर फंस जाता है? चूहे का पिंजरा कैसा होता है? जालीदार होता है, उसमें एक दरवाजा होता है जिसका रास्ता एक टीन की पतली पत्ती से बना होता है। यह तार के लीवर से नियंत्रित होता है। ठीक है, लीवर का ऊपरी हिस्सा पिंजरे की रोटी से जुड़ा होता है। चूहा रोटी के लालच में जैसे ही भी दरवाजे की पत्ती पर आकर उसकी रोटी की तार को हिलाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा उसके प्रयास से कभी नहीं खुलता और वह कैद हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, आपने देखा होगा कभी अपने घर में चूहे का पिंजरा, तो उसमें क्या होता है, वो जालीदार होता है ना, उसके अंदर एक डंडी होती है, उस पर रोटी लगा देते हैं और जैसे ही चूहा उसके अंदर उस रोटी को खाने के लिए उस रोटी के लालच में आता है और वो रोटी को खाने लगता है और जैसे ही वो तार हिलती है तो क्या हो जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर चूहा कितनी भी कोशिश करे वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, उसके बाद है गाँव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत है? क्यों? अब आप लोग बताओ, किसी आजाद पशु को पिंजरे में बंद कर रखना सही है? नहीं है, गलत है ना। किसी भी आजाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। अगर हम किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रख दे तो ये गलत है ना, हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे ही गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई, ये योजना गलत थी। उन्हें पिंजरे में बंद करने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि जैसे हम सरेआम स्वतंत्र घूमते हैं वैसे उन्हें भी हक है ना स्वतंत्र घूमने का। उनके पास भी अधिकार है कि वो भी स्वतंत्र घूमे। इसीलिए बेजुबान पक्षी या पशु को पिंजरे में बंद करना गलत है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है क्यों और कैसे। अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसे कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे फैली होगी? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? हमने पूरी कहानी में पढ़ा था कि बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैली और लोग मीरा बहन के पास क्यों गए थे, अपनी चिंता लेकर के गए थे। पिंजरा कैसे बंद हो गया था? मीरा बहन ने बंद किया था। ठीक है, अब पूरी खबर कैसे गांव में फैली थी बाघ की? बाघ ने गाय को मार डाला था ना, गाय जिसकी होगी सबसे पहले उसे पता लगा होगा बाघ के बारे में और फिर उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों को बताया होगा। इस तरह धीरे धीरे बाघ की खबर जो है वो कैसे पूरे गांव में फैल गई होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है गांव में बाघ के आने से गांव के जो लोग थे वो काफी चिंतित हो गए थे। अपनी चिंता का कारण बताने और निवारण के लिए वो मीरा बहन के पास पहुंचे थे। ठीक है, लोग मीरा बहन के पास इसीलिए पहुंचे थे ना, क्योंकि गांव में बाघ की बात सुनकर वो काफी चिंतित हो गए थे, परेशान हो गए थे और अपनी परेशानी का कारण बताने और इसका कैसे हल किया जाए इसके लिए वो मीरा बहन के पास गए। अब वह पिंजरा बिना बाघ के बंद कैसे हो गया था? पिंजरा को मीरा बहन ने अपने हाथों से बंद कर दिया था। हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि मीरा बहन वहां पर गई और उन्होंने क्या किया, उस पिंजरे को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी भी बेजुबान जानवर को बिना उसकी मर्जी के और धोखा देकर के पिंजरे में बंद किया जाए। उसके बाद है चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब आप लोग एक योजना बनाओ और बताओ सोचकर कि कक्कू के घर में जो है बिल्ली क्या करती है, रोज आकर दूध पी जाती है सारा। तो कक्कू की मदद हम कैसे करेंगे ताकि बिल्ली जो है वो उसके घर में आकर दूध ना पीकर जाए। वो रोज क्या करती है, सारा दूध
खत्म कर देती है, सारा दूध पीकर चली जाती है। अब आप सोचकर बताओ, अगर आपके घर में बिल्ली आकर सारा दूध पी जाए तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए कैसी योजना बनाओगे? तो वही योजना आपको क्या करनी है, कक्कू के लिए बतानी है। ठीक है, उसके बाद है पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन है। अब आप बताओगे ये चित्र किन किन से जुड़े हुए हैं। आप तो बहुत समझदार बच्चे हो सभी। ये क्या है, चरखा है, घड़ी, 3 बंदर है ना, और ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। एक ने आंख पर हाथ रखा है, एक ने कानों पर और एक ने मुंह पर। और ये क्या है, पुराने समय में ये इस तरीके की लकड़ी की बनी हुई चप्पलें हुआ करती थी। ये ऐनक है और ये छड़ी है। तो ये सभी चीजें बच्चों किस इंसान से, किस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, महात्मा गांधी जी से। ये सभी चित्र महात्मा गांधी से जुड़े हैं। चरखा वो हमेशा क्या करते थे, चरखा चलाते थे ना गांधी जी, ये उनकी घड़ी थी। गांधी जी ऐसी चप्पलें पहनते थे, ऐनक लगाते थे और एक छड़ी साथ में रखते थे। और ये क्या है, बापूजी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। ठीक है, उसके बाद है कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है, खाली जगह में लिखो। बाघ, गाय, बकरी, हाथी ये सब तो जानवर हैं। अब हमें बताना है ये सब चीजें क्या हैं। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदर ये सब क्या है, शहर हैं या नगर हैं। उसके बाद जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद ये सब क्या है, मिठाइयाँ हैं, खाने की चीजें है ना, मिठाइयाँ। उसके बाद है नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सब नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम ये सब क्या है, पेड़ हैं। ठीक है, उसके बाद है गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सब आटा, अन्न है, अनाज है। ठीक है, उसके बाद है कुर्ता, साड़ी, फिरन ये सब क्या है, वस्त्र हैं, हमारे कपड़े हैं, पोशाक हैं जो हम पहनते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कोयल, कूकू, बकरी, मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है और दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। सभी जानवरों की अपनी अलग अलग बोली होती है ना, सब अपनी अलग अलग आवाज निकालते हैं। तो यहाँ पर जानवरों के नाम है, यहाँ पर बोलियों के। तो हमें बताना है कौन सा जानवर की क्या कौन सी आवाज है। भैंस क्या करती है, रंभाती है, तो भैंस रंभाना। और घोड़ा हिनहिनाता है ना, घोड़े की अलग आवाज होती है तो हिनहिनाना। और हाथी सूंड ऊपर उठाकर क्या करता है, चिंघाड़ता है तो चिंघाड़ना। और बकरी क्या करती है, मिमियाती है, मैं करती है तो मिमियाना। उसके बाद है शेर। शेर क्या करता है, दहाड़ता है तो हम इसे दहाड़ता से मिलाएंगे। गधा रेंगना, गाय रंभाना और कुत्ता भौंकता है। ठीक है, तो सभी जानवरों की अपनी अपनी अलग अलग आवाज होती है। ठीक है, उसके बाद है ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, ये गलत है ना वाक्य। तो हमें क्या करना है, तुम्हें ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, इसमें किस चीज की कमी थी, में। ठीक है, तो यहाँ पर में लगा दिया तो ये वाक्य पूरा सही बन गया ना। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। अब हमें इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करना है। नीचे हमें जो वाक्य दिए गए हैं, धूप बैठकर ढोकला खाया। अब इसमें भी एक शब्द की कमी है जिसकी वजह से ये वाक्य क्या है, अटपटा लग रहा है, गलत है। तो हम इसे कैसे सही करेंगे, धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, यानी कि पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। यहाँ पर ने और से की कमी थी। उसके बाद लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई, यहाँ पर को की कमी थी। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहा है, पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, इन वाक्यों को सही करना है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्होंने तुम्हें जोड़ा है। अब हमने ऊपर वाक्यों को सही करने के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करके इन वाक्यों को सही किया है वो हमें यहाँ लिखने हैं। में, ने, से, को, में, का, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करके हमने इन वाक्यों को क्या किया बच्चों, सही किया है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ नंबर 11।